हाय एवरीवन। हम लोग कल के सेशन में पार्लियामेंट संसद को खत्म कर दिया था और आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए इसको भी अच्छे से आप लोग कर लीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 27 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी। ये सुप्रीम कोर्ट का स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 28 जनवरी 28 जैन 1950 को। ठीक है। अगर कोई ये आपसे पूछ दे किस पार्ट के तहत, अकॉर्डिंग टू पार्ट 5, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4 है। और सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है इसके बारे में, आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 124। 124 डील करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया, फाइनल कोर्ट ऑफ ऑल अपील है। यानी कि मान लीजिए ये जिला जिला में जो कोर्ट है वो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये रहा। उसके बाद में हाई कोर्ट। मान लीजिए कोई भी डिसीजन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी डिसीजन है किसी भी केस का, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में कोई भी केस मान लीजिए आप हार गए, इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है अपील करने के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की संख्या है। द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज। इसका आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 34 कब से है? 34 कब किया गया था? 2019 में। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे ये कौन डिसाइड करता है? ये सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड नहीं करती। इसको डिसाइड करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो हम लोग संसद पढ़े थे ना, संसद ही डिसाइड करती है कि कितने जज हो सकते हैं। शुरू में जज बहुत कम थे, यानी कि 7, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे प्लस 7 जज थे। धीरे धीरे वर्क काम बढ़ता गया, जज का संख्या बढ़ाते गए। लेकिन जज का संख्या बढ़ाने का अगर कोई आपसे पूछ दे कि कौन जज की संख्या को बढ़ा सकता है, तो वह है पार्लियामेंट। और कैसे बढ़ाएगा? लॉ बनाकर, कानून बनाकर बढ़ाया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल। हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो, बी, राष्ट्रपति। देखिए जज की नियुक्ति से रिलेटेड एक है कलेजियम सिस्टम, लेकिन ओवरऑल सब मिलाकर लास्ट में नाम दिया जाता है आपको प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं जज को। अगर कोई आपसे पूछ दे कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करते हैं, तो गवर्नर नहीं बोल दीजिएगा। वहां भी आपको प्रेसिडेंट साहब भी अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के भी जज को। ऐसा नहीं है कि वो स्टेट का है तो आप गवर्नर करती है, यहाँ पे एरर होता है हमेशा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 65। एक बार आप जज बन गए तो 65 साल की उम्र तक आप सर्विस दे सकते हैं, उसके बाद में आपको रिटायर होना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपना पद त्याग किसको सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपना पद त्याग किसको पत्र लिखकर दे सकता है? अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय रिटन राइटिंग टू। देखिए, जज को अपॉइंट किसने किया था? जज साहब का नियुक्ति किसने किया था? जज साहब का नियुक्ति किया था राष्ट्रपति साहब ने। जो नियुक्ति कर रहा है वही यहाँ पे हटा भी रहा है। हटाने का सेंस है कि जज को अपॉइंट किए थे प्रेसिडेंट साहब ने, राष्ट्रपति ने। अगर ये जज रिजाइन देना चाहे, मान लीजिए रिटायरमेंट से पहले ये रिजाइन देना चाहिए, तो किसको रिजाइन कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, द प्रेसिडेंट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। भारत के राष्ट्रपति, सांसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। अभी हम लोग इसको समझे हैं। बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा, पार्लियामेंट जज कितने जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में उसके संख्या को बढ़ा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? सीबीआई द्वारा जांच के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच के बाद, भारतीय बार परिषद की रिपोर्ट के बाद, संसद द्वारा महाभियोग के बाद। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर। देखिए, इसके लिए आपको आर्टिकल 124 जानना होगा। आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 ये बोल रहा है, आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 बोलता है कि रिमूव, जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो रिमूव तो करेंगे आपको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, लेकिन प्रेसिडेंट साहब के रिमूव करने से पहले आपको लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउस में आपको मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए पार्लियामेंट में कितने हैं, बोले लोकसभा में 443। अब 443 का मेजोरिटी आप निकालेंगे तो इसको आधा करना पड़ता है और उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो 443 का मेजोरिटी निकल जाएगा। उतना से पास होना चाहिए प्लस 2/3, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उस समय जितने भी लोग लोकसभा या राज्यसभा में बैठे हुए हैं उसका 2/3 वोट करना चाहिए कि हाँ इनको हटाया जाए। तो दो चीज होगी आपको, एक है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि जितने सदस्य हैं 543 के 543 हो, उसका मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी मतलब आधा कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए, उतना लोग को कहना पड़ेगा कि हाँ इनको हटाया जाए, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट है
और वोट कर रहे हैं, उसमें 2/3 ये वोट करेंगे कि हाँ इनको हटा दिया जाए, तभी ये हटेंगे। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इनको जज को हटाना बहुत लेंदी प्रोसेस है। उस इसमें एक और पेंच है। मान लीजिए कि हम एक प्रस्ताव दिए कि हाँ जज को हटाने के लिए एक प्रस्ताव दिए, लेकिन स्पीकर साहब जो होंगे ना, लोकसभा के स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब जो होंगे राज्यसभा के, जिस समय हम प्रस्ताव देंगे ना कि हाँ इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव दे रहे हैं या एक मोशन पास कर रहे हैं, उस समय ये रोक सकते हैं कि नहीं। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीकर साहब सभापति के ऊपर, कि इस प्रपोजल को या इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेशन है, बहुत मुश्किल काम होता है जज को हटाना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी हम लोगों ने इसको देखा है कि ये तो गलत ही होगा। वो अस्वीकार कर सकते हैं कि नहीं। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। गलत है, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग ने देखे थे लास्ट वाले क्वेश्चन में कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को परिभाषित और विस्तृत करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड एंड गिव डिटेल ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी मेरा गलत होगा, अभी बताते क्यों गलत होगा। द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। ये भी सही है, ये सही है। आपको तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा देख रहे हैं। If the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of total membership of that house and not less than 2/3 of। अभी लास्ट क्वेश्चन में ये भी पॉइंट हम लोग देखे थे। इसका हिंदी है, यदि किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मतदान किया जाता है तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित होना चाहिए और उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत द्वारा और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों को कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित होना चाहिए। ये ऑप्शन तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे लास्ट सवाल में, बताते हैं आपको। ये वाला चौथा जो है ये हम लोग देख लिए, और ये थर्ड फैक्ट है कि भारत का संविधान भारत के, ये वाला जो है ये फैक्ट है, ये आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला गलत क्यों है। द मोशन टू इम्पीच, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं दिया हुआ है। गलत, अस्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पे अगर नोट नहीं होता, कहाँ गया, कैन नोट नहीं होता, कैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड। देखिए जज को, मान लीजिए जज को आप हटाइएगा तो किसी न किसी ग्राउंड पर हटाइएगा कि किस वजह से आप हटा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहता है कि जज को हटाया जा सकता है किस ग्राउंड पर, इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी यानी कि ये सक्षम नहीं है, एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी कि अच्छा व्यवहार वाला जो है। लेकिन इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो वर्ड है, ये इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली,
इसको संविधान ने नहीं बताया है खुलकर। इसलिए यहाँ पे भी एक ग्रे पॉइंट है कि आप किस चीज को इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर बोलेंगे, यानी कि आप किस चीज को अक्षमता और सिद्ध कदाचार साबित करेंगे या परिभाषित करेंगे। ओके, तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो छोटा सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। एक में देख रहे हैं कितना फैक्ट सब है। What is a provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट है, मान लीजिए कि कोई भी एरर या कोई भी डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, वहां आप सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं हुए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट गए। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी अथॉरिटी का, यानी अगर सरकार का मान लीजिए कि प्रभाव है, तो क्या वो जो डिसीजन देते हैं न्याय करने का वो सही होगा? नहीं होगा, सरकार के पक्ष में हो जाएगा या बड़े लोगों के पक्ष में हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एकदम फ्री होना बहुत जरूरी है। तो वही सवाल है ये। While appointing the judge of the Supreme Court, the President of India has to consult the Chief Justice of India. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑटोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? ऑटोनॉमी, इसके लिए जरूरी है। ऑटोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करे। अब राष्ट्रपति किसको बैठा रहे हैं, नहीं बैठा रहे हैं, कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए। नहीं तो वो ऐसे लोग को भी बैठा सकते हैं जो सरकार को फेवर करे, सरकार के पक्ष का बात करे। इसलिए ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो मेरा सही है। सेकेंड ऑप्शन है द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। अभी हम लोगों ने देखा है कि कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति साहब हटाते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो बिल कही है, प्रोपोजल पास होने के बाद सीधे ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का मन हुआ और वो हटा दिए, ऐसा नहीं है। पहले लोकसभा पास करेगी और राज्यसभा भी पास करेगी, तब जाकर राष्ट्रपति हटाएंगे। द सैलरी ऑफ द जज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। देखिए, ये भी आपको ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है, ये भी जरूरी है। मान लीजिए कि यार प्रेसिडेंट के हाथ में रहता तो प्रेसिडेंट साहब बोलते कि ठीक है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में रहता तो ये बोलते ठीक है, ये फेवर कर दो, तो नहीं हटाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास करेंगे तब जाकर प्रेसिडेंट साहब हटाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो रोल भी नहीं है। दस, देखिए सैलरी जो होता है ना जज ये सबका, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्ट चार्ज होता है। इन लोग के सैलरी पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं होता। मान लीजिए कि किसको कितना सैलरी देना है बजट इस सब में, तो वोटिंग के तहत दिया जाता है। लेकिन इसमें वोटिंग का नहीं है, डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। और इन लोगों का सैलरी है ना, आप कम भी नहीं कर सकते हैं। बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप उठा लीजिए ठीक है, लेकिन कम करने का कोई ये नहीं है। चौथा, ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा केवल भारत, देखिए ये डायरेक्टली करते हैं, ये गलत हो जाएगा हम लोग का। ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये भी तो गलत ही था ना। ये आपको चीफ, जितने भी स्टाफ और सर्वेंट है ना, विदाउट किसी भी के राय मशविरा या किसी भी तरह ये डायरेक्ट करते हैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। हम लोग का आंसर सही हो जाएगा एक और तीन,
ये गलत हो गया और दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को है ना गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, संविधान, उसके गार्जियन। बताइए कितना बड़ा बात है। जज का सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद निम्नलिखित के समक्ष वकालत करने की अनुमति है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर। इसका for, आपको सीधा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, किसी में भी नहीं। ठीक है, अगर आप जज है सुप्रीम कोर्ट के, तो आप रिटायरमेंट के बाद में किसी में काम नहीं कर सकते, नन ऑफ द अबव। उच्च न्यायालय में भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं, किसी में भी नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। देखिए, इसका आपको आर्टिकल बता देता पहले। एक्टिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 126 बोलता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। क्या ये बोलते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट कर सकता है? प्रेसिडेंट। बाकी सबको भी तो यही कर रहे थे, इनको भी यही करेंगे। कब अपॉइंट करेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सीट वैकेंट हो, खाली हो, सीट वैकेंट हो, खाली हो, या वो अपना काम करने के मतलब ऐसे कंडीशन में हो कि अपना काम नहीं कर सकते। मान लीजिए कि एक्सीडेंट ही हो गया है, किसी हॉस्पिटल में भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो। लेकिन दो ग्राउंड हो सकता है, एक तो खाली हो उनका सीट, वैकेंट ही हो, कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही नहीं। एक है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है लेकिन वो अपने काम करने के लायक अभी नहीं है। रीजन कुछ भी हो सकता है। उस केस में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम करेंगे। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। अभी हम लोगों ने देखे इसको अभी देखा है हम लोगों ने। इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट साहब। नेक्स्ट। With reference to Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Okay. Of High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। सेकेंड है, भारत में एक उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय को है। देखिए, इसका दोनों ऑप्शन सही है।
ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए वर्कलोड बहुत बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस है ना, जो रिटायर कर चुके हुए जज, उनको बुला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले परमिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा, तब जाकर बुलाएंगे। अगर वर्कलोड काम बहुत ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो जो जज रिटायर कर चुके थे उनको वापस कुछ दिन के लिए काम के लिए बुलाया जा सकता है। यही ऑप्शन नंबर ए कह रहा है और ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट कोई अपना डिसीजन दे रहा है, फिर मान लीजिए कि वो डिसीजन में एरर हो या किसी ने चैलेंज कर दिया या जो भी हो, तो हाई कोर्ट के पास में उसको अपने ही डिसीजन को दोबारा से देखने का मतलब, यानी कि दोबारा से समीक्षा करना, रिव्यू करने का अधिकार है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पास में भी यही अधिकार है। और वो खुद मान लीजिए कोई डिसीजन गलत दिया हो, खुद को पनिश, यानी कि खुद को पनिश करने का भी उनके पास में अधिकार है, यानी खुद को सजा देने का भी अधिकार है। इसलिए हमारा ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज इतना ही। थैंक यू।